भागलपुर सिविल कोर्ट प्रांगण में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों सुलहनीय वादों का निष्पादन किया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए जिले भर में कुल 25 बेंच बनाए गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नूतन कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निष्पादन निःशुल्क किया जाता है। इसके पूर्व शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे, भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार और न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र के मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पर मुकदमा होता है तो उसका विकास प्रभावित होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट का एक केस किसी दंड से कम नहीं होता। अपने संबोधन में न्यायाधीश ने लोक अदालत के माध्यम से निःशुल्क मुकदमों के निष्पादन पर जोर दिया। वादों को निपटा सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि छोटे मोटे मामले जिसको कि हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में भी जो अभी नया BNSS जो हम लोग कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है, उसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस की सूची दी गई है। वे सभी केसेस दोनों पक्षकार उसके जो पीड़ित हैं वो आकर के सुलह कर सकते हैं और सुलह होने के बाद वो बात समाप्त हो जाता है और उसका इफेक्ट अभी आपने सुना, हमारे एसएसपी साहब ने बताया, उसका इफेक्ट है कि वो कोई इफेक्ट उसका नहीं होता है। एक्विटल हो जाता है केस में और वो एक्विटल कभी आपके खिलाफ नहीं माना जाता। अब मैंने त्यौहार अपने उद्बोधन के शुरुआत में इसे इसलिए कहा कि त्योहारों पर हम खुशी मनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का जो कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, जिसको नींद नहीं आ रही है, कर्मचारी रात दिन उसके दरवाजे पर दौड़ रहे हैं, बैंक के लोग जो है दबाव बनाए हुए हैं, अगर उस व्यक्ति का एक ऋण मुक्ति अगर उसकी हो जाती है, आप केवल कल्पना कीजिए कि वो ऋण मुक्त व्यक्ति आप कैसे चैन का जीवन जिएगा। साथ ही साथ अगर किसी एक व्यक्ति का कोई मुकदमा जो न्यायालय की प्रक्रिया से आप सभी लोग वाकिफ हैं, कोर्ट का एक केस होना भी मैं किसी कर्म का दंड मानता हूँ। इसलिए कि यहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं और जितना समय आपको लग रहा है, उस छोटे मोटे मामले के लिए आप अपने निजी कार्यों को छोड़ करके, अपने विकास के कार्यों को छोड़ करके, अन्य कार्यों को छोड़ करके आप न्यायालय में अपना समय देते हैं। इससे आपकी बचत होती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर एक मुकदमा किसी के ऊपर हो जाता है तो उसके परिवार की और उसकी मनस्थिति क्या होती है। थोड़ा सा अपने समझदारी का परिचय दे करके हम सुलह और समझौते की तरफ अपने माइंडसेट को ले जाएं, अपने एटीट्यूड को ले जाएं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। ऐसे काफी संख्या में हजारों केस है जिसका कि निराकरण किया जा सकता है। मैं लगातार बैंक से बात करता हूँ, खास करके बैंक के बहुत सारे केस हैं। अभी आपने समाचार पत्रों में और आज न्यूज में देखा होगा कि बिहार में जो NPA की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा है। हम यदि पॉलिसी की बात करें तो कई बार होता है कि जब जहाँ NPA ज़्यादा होता है वहाँ एक रेफरेंस पॉलिसी होती है कि लोन नहीं दिया जाए, और मे भी एक बड़ा कारण हो कि बिहार में जो हमारा सिविल क्रेडिट रेशियो है बैंक का अच्छा नहीं है। तो मैं समस्त बैंक से खास करके आग्रह करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम केस जनरेट कर रहे हैं और अभी एसएसपी साहब ने कहा कि एक केस लंबित रहने से उसकी नौकरी खतरे में थी। तो मैं समस्त बैंक से आग्रह ये करना चाहूँगा कि अपने जो सेल्स मैनेजर हैं या जो सेल्स पर्सन है, जो मार्केटिंग देखते हैं, उनके माध्यम से पूरी जनता को आप दो चीज़ हमको ध्यान देना। एक तो ध्यान देना है यदि आदमी पे कर सकता है हम कोएर्सिव मेजर लेके पे कराएंगे। यदि आदमी नहीं पे कर सकता है, प्लीज जज नहीं पे कर सकता है, आप लोक अदालत में लाइए, निपटारा कीजिए। क्योंकि कहीं भी NPA रखना और अपने रिकॉर्ड को खराब रखना ये अच्छी बात नहीं, और इससे बिहार की बदनामी हो रही है और हमारे लोगों को इसका नुकसान खाना पड़ रहा, वो ठीक नहीं है। बिजली विभाग में मैं लगातार दबाव बनाता हूँ कि जो भी मीडिएशन है, जो चैनल्स हैं, उसका आप कीजिए। पंचायती राज के बारे में मैंने डिस्ट्रिक्ट साहब से अनुरोध किया था और मुझे उस दिशा में काफ़ी काम भी किया गया है। मैंने अपने DPRO से भी कहा है कि जो जितने भी छोटे केसेस हैं, पेटी इश्यूज के केसेस हैं, उन केसेस को भी लाएं, और अगली बार के लिए हम लोग अभी से थोड़ा सा तैयारी शुरू कर देंगे। 2-3 दिन के बाद से मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें सफलता मिलेगी।
कि इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और जिसमें कि 18 बेंच टोटल भागलपुर में बनाई गई है, 6 बेंच नौगछिया में बनाई गई है एवं 1 बेंच का गठन कहलगांव सब डिवीजन में किया गया है। किन मामलों का निपटारा किया जाएगा? इसमें सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस का निपटारा किया जाएगा एवं बैंक के केसों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स के केसेस का इस बार फर्स्ट टाइम जो है लोक अदालत के द्वारा निपटारा किया जाएगा एवं इसके अलावा BSNL, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल, अर्बन और अन्य बहुत सारे कैटेगरी केसों का जो है लोक अदालत के द्वारा निष्पादन किया जाता है। श्रावणी मेला क्षेत्र में कांवरियों की सुविधा और विधि व्यवस्था को लेकर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने आज समीक्षा की। समीक्षा बैठक पुलिस लाइन स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित की गई। बैठक में जिले के वरीय अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य समेत अन्य विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं कमिश्नर दिनेश कुमार ने अधिकारियों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रमंडलीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को मेला क्षेत्र में जाकर रिव्यू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी करने की बात कही। कमिश्नर ने विधि व्यवस्था के लिए बांका एवं भागलपुर जिले के पुलिस कप्तान को विशेष रूप से निर्देशित किया। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में आज नवविवाहित के शव का पोस्टमार्टम करने पहुंचे लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के बीच जमकर हाथापाई हो गई। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल लड़के पक्ष वालों का कहना था कि लड़की छत पर कपड़ा सुखाने के दौरान पैर फिसलने से गिर गई थी, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लगी। इसके बाद उसका इलाज बांका सदर अस्पताल में करवाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। इलाज के क्रम में नवविवाहिता की मौत हो गई। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या की गई है, क्योंकि लड़के का अफेयर किसी और के साथ है। गौरतलब हो कि बांका टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर निवासी करण मंडल की शादी हिंदू रीति रिवाज से वर्ष 2022 में भागलपुर जिला के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाशवाणी चौक निवासी श्याम मंडल की 25 वर्षीय पुत्री पायल से हुई थी। हम गए सर इतने का बोलने उनको कि देखिए सर अभी नहीं लगने देंगे, हम नहीं लगिए आप बॉडी, तो हमको ऐसे धकेल के थप्पड़ मारा, तब मेरा दामाद उठा मारने के लिए, तब उसका गट्टा पकड़ा। कौन मारा है? वो बुढ़ा उजला गंजी तो पहना है। कौन है वो बुढ़ा? वो बुढ़ा उन्हीं का साथ में है, उधर वाला लड़का। क्या हुआ था बेटी के साथ? बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ था सर। बेटी को शादी किए हैं दिसंबर में, समझे? दिसंबर में शादी किया, 2 साल हुआ है शादी का, समझे? शादी का हुआ, तिलक मांगा, जो जितना तिलक मांगा उतना हम दिए, समझे? उसके बाद लड़ाई झगड़ा बराबरे होने लगा, भौजाई से उसको चक्कर था, समझे? उसके बाद मेरी बेटी को हरदम टोटन करने लगी कि दहेज में दीजिए, आप दीजिए। बोलो मम्मी को, बाबू हम चौका खड़िया करते हैं, हम दूसरा काम करते हैं बाबू। बोला कि 1-2 लाख टका दिए हैं, अब फिर बोलता था बेटी को हरदम की 2 लाख टका, समझे? दबा तो भौजा से फंसा हुआ है। हाँ भौजा से। कहाँ शादी करते हो बेटी? यहाँ बांका जगतपुर। अपने कहाँ के रहे? हम यहाँ भागलपुर के, यहाँ आकाश
सोनी के पास रहते हैं बाबू, बीना देवी। बेटी को पाया लग गया। कितना उम्र? मेरी बेटी का 25 साल है। श्याम मंडल, रिक्शा चलाते हैं मेरा पति रिक्शा चलाता है। तो शादी कहाँ किए थे? जगतपुर, बाका जगतपुर। हाँ, बाका जगतपुर। आपको क्या जानकारी मिला कल? हमको परसों अपना बेटी फोन किया भौजाई को। हम तो चौका थरिया करते हैं बाबू, हम घर में रहते नहीं हैं। उसके बाद जो है तो वही बोला कि से देखिए से मम्मी भौजी से हमरा यहाँ मारपीट करे छे। हम बैग लेकर निकली रहल छे, सास निकले नहीं दे रहल छे। कहलकै कि ठीक छे तो आज तीर से रहो, बुझल समझा जरा। अच्छा ठीक छे भौजी, हम रहबै। देखिए सर, काल खाना जाकर बात हो गया क्या? हम बोले पापा को भेज देंगे। काल खाना बेटी को बोला कि छत पर से गिर गया। सर हम कपड़ा ऐसे पसारेंगे ऐसे गिरेंगे सर, आप ही लोग रेलिंग है, इतना पर रेलिंग है, गिरेंगे ऐसे कैसे गिरेंगे? अब गुद्दा निकल गया है सर, इतना हाथ में खखरा हुआ है, पैर में खखरा हुआ है सर। मेरी बेटी को मार दिया। आपको क्या लगता है? मेरी बेटी को मार दिया है, देवर भौजाई दोनों मिलके। क्या हुआ था क्या? हुआ कुछ नहीं था, छत पे कपड़े लाने गए थे। हाँ। चक्कर आ गया और गिर गए। कब? कल। सूचना दिए थे ससुराल अपना? हाँ, फोन किए थे हम। क्या बोले थे? जिस टाइम गिरे थे कि एक्सीडेंट हो गए हैं, छत पर से गिर गए, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कहाँ लाए थे? मायागंज। हाँ, कब शादी हुई थी? 2022 में। कहाँ के रहने वाले हो? मूल निवासी तुम? बाका कहाँ के? बाका जगतपुर। दहेज का भी आरोप लग रहा है कि दहेज देने के बावजूद शादी हुआ था, उसके बाद फिर मांगा जा रहा है। ये सब झूठ है। झूठ है। झूठ है ये सब। कब शादी हुई थी? 2022 में। 2022। क्या नाम है तुम्हारा? करण। कहाँ काम करते हो? हम बाहर में रहते हैं। बाहर कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कमाते हो। यहाँ कब आए थे? हम आए थे अगले महीने। अगले महीना? मेरी नानी भी डेथ कर गई थी, वहीं आए थे। उसी में आए थे। यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन बिहार स्टेट के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक भागलपुर खलीफाबाद स्थित बैंक परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता बेफी के महासचिव दिलीप कुमार पोद्दार ने की। बैठक में रामायण शास्त्री और जीसी तिवारी ने संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया, जबकि बेफी के क्षेत्रीय सचिव अभिषेक पांडे और पूजा पांडे ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए इसका विस्तार जरूरी है। मौके पर सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष एमएल सिंह ने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध में बैंक में अधिक से अधिक बहाली और संगठन के विस्तार पर केंद्रित है। वहीं भागलपुर जिला के संगठन सचिव बालकृष्ण पोद्दार ने कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार के दमनकारी नीति पर चर्चा की। इस दौरान यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों ने विभिन्न जिलों और राज्यों से आए सदस्यों के सुझाव को नोट करते हुए विचार विमर्श किया। बैठक में कोष में सदस्यों द्वारा फंडिंग किए जाने का मामला भी उठा। महामंत्री दिलीप कुमार ने कहा कि आज जो भी सुझाव आए हैं उन पर कोर कमेटी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी। इस अवसर पर श्रीकांत कुमार, मदन कुमार समेत बेफी से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद थे। वहीं एक सवाल के जवाब में जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 2025 में व्यापक स्तर पर संगठन का विस्तार हो सकता है। आज हम लोग यूनियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन बिहार स्टेट की तरफ से छमाही जो है हम लोगों की बैठक होती है, जो कि हम लोग आज भागलपुर क्षेत्र में मुख्य शाखा में जो है आज हम लोग सभी इकाई के सदस्य लोग जो है यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और यहाँ पर जो है आज वर्तमान जो हमारे बैंक की जो हालात स्थिति है और रिक्रूटमेंट को लेकर के जो है हम लोगों को उस पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोगों की संख्या बढ़े। और जो हमारा 3 मुद्दा है कि बैंक में बहाली हो, दूसरा है कि जो हमारा ट्रांसफ़र ऑर्डर जो सब इशू हो चुका है उस पर जो है सबको जो है जिसका ऑर्डर इशू हुआ है उसको वहाँ से कार्य मूव करके जहाँ पर उसका ऑर्डर हुआ है वहाँ भेजा जाए। और तीसरा है जो हमारे यहाँ कैजुअल एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के जो है हम लोग का बहुत बड़ा मुहिम चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 10 साल 15 साल 20 साल से जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। ये हम लोगों के फेडरेशन की तरफ से और यूनियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से जो है हम लोगों का ये काम चल रहा है।
और हम लोग इस पे जो है आगे अभी आने वाले समय में जो है हमारा 16 तारीख को एक डेमोन्स्ट्रेशन है हर एक रीजनल ऑफिस के समक्ष, जोनल ऑफिस के समक्ष, और एक मेमोरेंडम देने का भी कार्य कर रहे हैं, जो कि अगला जो है हम लोग क्या आगे कार्यक्रम करेंगे। 2025 में आप संगठन विस्तार की बात कर रहे हैं। जी, तो 2025 में हमारा सम्मेलन का जो है पुनः जो है गठन होगा, उस पर जो है हम लोग सभी सदस्यों से राय लेकर के ही हम लोग आगे कार्य करेंगे। मुहर्रम को लेकर आज भागलपुर के परबत्ती में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, पूजा महासमिति, पुलिस प्रशासन और शांति समिति की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संरक्षक हाजी मजहर अख्तर शकील, बर्दी खान, सह संयोजक महबूब आलम, मीडिया प्रभारी तकी अहमद जावेद, नौजवान अंजुमन कमेटी के शहजादा खान, आसिफ सलीम खान, नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, बिशहरी पूजा समिति के भोला मंडल, स्थानीय पार्षद रंजीत मंडल, अनिल पासवान, रेणु देवी समेत कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी हम दोनों भाई राम रहीम की तरह पर्व त्योहार मनाएंगे। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक की हैसियत से सबों का मैं अभिवादन करता हूं और आपका भी अभिवादन करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बातें लाखों लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए मैं आपको फिर से आपका अभिवादन करता हूं। मैं कहना चाह रहा था कि भागलपुर का मुहर्रम और भागलपुर की जो पूजा समितियां हैं बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सशक्त है और बहुत ही अनोखे किस्म की है, जो दूसरे जिलों में नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि पर्व त्योहार खुशियों का होता है, खुशियां बांटने से और बढ़ती है, जितना बांटेंगे आप उतनी खुशियां बढ़ेगी। इसी को देखते हुए जो मुहर्रम के जो जुलूस निकलेंगे और उनके खास रूट के लाइसेंस होते हैं, उस रास्ते से वो जाएंगे। उस रास्ते में जो पूजा समिति पड़ रही है या मंदिर पड़ रहा है या मस्जिद पड़ रहा है या और भी कोई इबादतगाह पड़ रही है, तो वहां पर कोई बेहुरमती नहीं हो, वहां पर सही सलामत जाए। तो हमारे जो 5 अखाड़े पश्चिमी क्षेत्र से आएंगे, साहेबगंज से लेकर के वो नाथनगर और चंपानगर तक में, वो तमाम अखाड़े जो इससे गुजरेंगे इस गली से, तो वो शांतिपूर्वक यहाँ गुजरे। हमारे तातारपुर थाने के जो एडिशनल SHO भी आए हुए हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर परबत्ती काली पूजा समिति के भी साथी हैं। तमाम लोग, हम लोग पूर्व में भी बातचीत कर चुके हैं, उसको और मजबूत करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि हम लोग मिलजुल करके पर्व त्योहार मनाएंगे। और ये बहुत ही खुशी की बात है परबत्ती के लिए कि सभी का जुटान दिग्गज लोगों का यहाँ पे हुए और मार्गदर्शन भी इन लोगों से हम लोगों को मिलता है। दूसरी बात यह है कि हम पहले से जो है शांति समिति में 2009 से ही हम लगातार रहे हैं। काली पूजा, बिशहरी पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब बहुत बढ़िया से संपन्न कराए हैं, जो कि भागलपुर में एक इतिहास भी हुआ है कि हमने जो है टाइम जो DM साहब की तरफ से और कमेटी की तरफ से जो मिलता था, हमने घर ही मिला दिया था और कई बार मिलाया है। और पिछले वर्ष जो है किसी कारणवश हल्का फुल्का कुछ हुआ था और इस बार कुछ नहीं होने वाला है। इस बार चूंकि मैं हूं यहाँ पे और जो और सब लोगों ने जो सोचा है कि बेहतर से बेहतर, एक मिनट मैं बोल रहा हूं, जो बेहतर से बेहतर उनसे भी बेहतर इस बार होगा। और रही बात तो आपने जो अभी कहा कि कुछ लोग उल्लड़बाजी, देखिए समाज है, जितने भी पूरे बिहार भारत में जितना भी समाज है, 1 2 4 जो है असामाजिक तत्व के लोग होते हैं। लेकिन पिछले वर्ष का जो घटना हुआ था हल्का फुल्का, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वैसी घटना भविष्य में नहीं हो, इनके लिए मैं इन लोगों का जो है साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने आके यहाँ पे अपना कीमती समय दिए और भविष्य में ऐसा घटना यहाँ पे नहीं होगा।
मुहर्रम को लेकर भागलपुर जिला एवं पुलिस प्रशासन काफी सजग दिख रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम मुजाहिदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुजाहिदपुर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने की। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों ने भाईचारे के माहौल में पर्व मनाने की बात कही। एसएचओ ने अखाड़ा जुलूस और ताजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेने की जानकारी दी। साथ ही आवेदन के साथ पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान सदस्यों ने अखाड़ा एवं ताजिया जुलूस के दौरान क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने की मांग पुलिस प्रशासन से की। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर सराय स्थित एक फिजिक्स कोचिंग संस्थान के संचालक पर वहां पढ़ने वाली इंटर की छात्रा ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में छात्रा ने 2 दिन पूर्व तातारपुर थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की है। छात्रा का कहना है कि उसने होमवर्क पूरी तरह नहीं बनाया तो टीचर ने क्लास में जाने से रोक दिया। दोबारा होमवर्क बनाकर घर से आए तब भी नहीं जाने दिया। इसके बाद हमने अपनी कॉपी का एक पेज फाड़कर वहीं छोड़ दिया जिसमें होमवर्क बना था। जब घर जाने लगे तो सर ने कहा कि तुमको ज्यादा एटीट्यूड हो गया है, अगर क्लास करना है तो सभी विद्यार्थियों के सामने स्टेज पर
50 बार उठक बैठक करो और सभी को सॉरी बोलो। हमने ये शर्त भी मान ली और उठक बैठक करने लगे। इस दौरान चक्कर आने लगा। वहीं क्लास के दूसरे छात्रों ने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन सर नहीं माने और उठक बैठक करवाते रहे। वहीं छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने टीचर को थाना बुलाया और थाने में माफीनामा लिखवाया। बता दें कि वर्ष 2019 में भी सराय स्थित वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के संचालक ज्योति प्रकाश उजाला उर्फ जेपी उजाला पर कोचिंग की एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए थे। तब छात्रा के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। इधर जेपी उजाला ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। कल हम गए फिजिक्स क्लास, 10 बजे हम लोग का बैच होता है। हम गए, होमवर्क नहीं बनाए थे, 2 होमवर्क मिला था, एक बनाए थे होमवर्क। वो जो क्लासमेट चेक कर रहा था वो बोला सर नहीं बनाइए होमवर्क। तो सर क्या बोलते हैं, आप नहीं बनाए होमवर्क तो आप रूम जाइए, आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। हम रूम आ गए, फिर से यहाँ से होमवर्क बना के गए तो वो सर क्लास जा चुके थे बट हमको एंट्री नहीं दिए। क्या बोलते हैं नहीं जाने मिलेगा आपको। हम बोले प्लीज़ सर हमको जाने दीजिए, हम होमवर्क बना के आ गए। वो सर बोलते हैं नहीं जाने देंगे। तो हम पेज फाड़ के उस जगह रख के आ रहे थे। सर क्या बोलते हैं, अपना ज़्यादा एटीट्यूड हो गया, आपको 1 साल तक क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं जो आपको एंट्री दे देगा। अगर करना है तो 50 बार उठक बैठक कीजिए और स्टेज पर आके सॉरी बोलिए। हम गए, करते करते चक्कर आ गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर भी सर कुछ भी नहीं, हाँ किए थे, फिर भी सर मना नहीं किए। पूरे क्लास देखा है, हमको चक्कर आ गया, फिर भी सर मना नहीं किए। पूरे करने के बाद क्या बोलते हैं अब आप जाइए। ना ही तो हमको किसी को बोले कि पानी भी दे दो, कुछ भी दे दो। हम रो रहे थे, सर एक बार हमको कुछ बोले भी नहीं, आप ठीक है, तबीयत खराब भी लग रहा है। हम तब आपकी दोस्त वगैरह नहीं रोकी, सर को कुछ बोली नहीं? सब बोल रही थी, सर कुछ भी नहीं बोले। और इसको बोलते हैं खुद क्या तुम मर रही है, आज जाने ये बोल रही थी तो बोले आप ये मर रही है क्या, तुम बचाएगी, आके बचा लो, ऐसा बोले हमको। फिर हम सर तो पहले भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ, हमको ये पता नहीं है बट सब लड़की को प्रेशर करते हैं, क्लास नहीं आएंगे, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए उसको आना है, तबीयत खराब भी है तो उसको आना है। हाँ मतलब नहीं जाए। जेपी उजाला। कौन सा कोचिंग क्लासेस है? फिजिक्स क्लास, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। कहाँ के हैं आप? हम मधेपुरा। अब तो होमवर्क नहीं बनाई तो ये इसको रिटर्न कर दिया सर। जब ये आई फिर से बना करके तो सर बोले कि नहीं ना अब नहीं देंगे एंट्री। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, 5-6 बार बोली सर को, तो सर को पता नहीं क्यों एटीट्यूड लगा। जब ये रिटर्न होने लगी तो सर इसको बोलते रोक के आप में ज़्यादा एटीट्यूड हो गया है ना, तो 1 साल तक आपको हम एंट्री नहीं लेने देंगे खुद से, और उसके बाद आप किसके बाप में दम है जो आपको एंट्री दिला देगा 1 साल तक, ये बोले। उसके बाद अगर आपको एंट्री लेना है 1 साल तक, तब 1 साल तक अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको कहते यहाँ पर आके पूरे स्टेज पे 50 उठे बैठक करना होगा और सब स्टूडेंट को सॉरी बोलना होगा। तब ही मजबूर इसको सोचेगा कि अगर हम 1 साल तक नहीं पढ़ेंगे फिर, क्योंकि रुपया भी दे दिया सर, ऐसे बोल रहे पढ़ने के लिए, बस ऐसा की 50 उठे बैठक की करते करते आंख बंद करके कर रही थी। इसको चक्कर भी आ रहा था, इसका तबीयत वैसे भी ठीक नहीं था, आंख बंद करके की। और सब बॉयज लोग भी सब किसी को अच्छा नहीं था, हेड डाउन सब कर लिया। और लड़की लोग सब इसको जब चक्कर आया सर को बोलते सर चक्कर आ रहा है, सर कोई रिएक्शन नहीं दिए। बोले कि सर इसको चक्कर आ रहा है, हम रोने लगे, खड़े हुए इसको लेने के लिए कि इसको चक्कर आया, गिरने वाली थी। तो सर बोलते आओ मर रही है, बचा लो, तुम आएगी तो बच जाएगी। देखिए ये घटना कुछ नहीं है और ये घटना का भी नहीं सकते हैं। एक शिक्षक को पूर्ण अधिकार है कि अपने बच्चों को गलती पे पनिशमेंट दे। तो ऐसी ही एक छोटी सी बात है जो कि पनिशमेंट के रूप में दिया गया, लेकिन इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। मेरा कहना है कि आपके क्लासरूम में अगर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो आप उनको कुछ होमवर्क देते हैं तो आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर वो बच्चे का होमवर्क नहीं होता है तो आप कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देंगे। जैसे कि उस दिन की घटना है कि वो बच्ची, जबकि वो बच्ची पढ़ने वाली है और वो बच्ची हर रोज़ होमवर्क बना करके भी आती थी, लेकिन उस दिन वो किसी रीजन से होमवर्क नहीं बना के आ पाई तो उसको रोका गया। लेकिन वो क्लास में हम अंदर घुस चुके थे, फिर भी वो क्लास में इंटर की बिना मेरे परमिशन के, और मुझ पे दबाव बना रही थी कि आप होमवर्क चेक कीजिए, हमको क्लास में बैठने दीजिए। मैंने कहा जब सभी बच्चे बाहर हैं तो आपको भी बाहर रहना पड़ेगा। इस बात को उसने अपने शायद ईगो पे ले लिया था, जबकि वो अच्छी स्टूडेंट है पढ़ने में। उसने क्लास में, बड़े क्लास में सबके सामने
कॉपी से होमवर्क का पेज फाड़ करके फेंक दिया। ये घटना मेरे लिए बहुत दुखद थी। मैंने उस लड़की को बहुत जोर से डांटा कि ये जो आप कर रहे हैं इसके बाद हम आपको कभी क्लास में एंट्री नहीं देंगे, आप ये बात जान लीजिए। और अगर आपको क्लास में एंट्री चाहिए तो आपको आके सॉरी बोलना पड़ेगा सभी बच्चों के सामने और उठक बैठक करना पड़ेगा। वो बच्ची फिर भी आई भी, उठक बैठक भी स्टार्ट की, परंतु एक बार भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। इस दौरान उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, बच्ची है, परेशानी होगी और ये मुझे भी लग रहा था। तो मैंने उसको बोला कि जाइए बैठ जाइए। वो बैठी भी, पूरा क्लास भी की, अगले दिन भी क्लास करने के लिए आई। लेकिन पता नहीं इस बात को क्यों इस तरह से पेश किया गया कि बच्चे के लिए ये बहुत बुरा है। मेरे यहाँ हर रोज होमवर्क चेक होता है और हर रोज जो बच्चे एब्सेंट होते हैं उनको टोका जाता है कि क्यों एब्सेंट थे। अगर वो एब्सेंट हैं, दूसरे किसी बैच में उसकी पढ़ाई चल रही है तो उसको बताया जाता है कि दूसरे बैच में आइए पढ़िए। तो इस तरह का हमारे यहाँ रूल है। अगर किसी बच्चे को ये पसंद ना हो तो ये शुरुआत में बोल सकते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु और शिक्षक, गुरु और स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप उसको डांट सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। लड़की का और कोई मनसा तो नहीं थी सर? नहीं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बच्ची ऐसी नहीं कि उसके मन में कोई और भी मनसा हो। बहुत अच्छी बच्ची है, संस्कारी बच्ची है। किसी भावावेश में आकर के उसने ये अगर किया है तो कभी ना कभी वो जरूर ये बात को सोचेगी कि ये नहीं करना चाहिए था। और बच्ची को फिर आने दीजिएगा कि ना क्लास में? लड़की उसके बाद क्लास करने आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, मैंने नहीं रोका है। अब ये तो लड़की पे डिपेंड करता है कि वो आना चाहती है नहीं आना चाहती है। हाँ, ये बात तो जरूर है कि अब थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी कि भाई इस तरह की सिचुएशन के बाद, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से कोई रोक नहीं। शिक्षा दीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को अगर ये बात समझ में आ जाए कि नहीं उससे मिस्टेक हुआ है तो शिक्षक तो माफ करने के लिए बने ही होते हैं। उनके अभिभावक आए हैं क्या सर? उनके अभिभावक जो यहाँ पे लोकल अभिभावक थे उनसे मुलाकात हुई है। उनका क्या कहना हुआ? उनका भी यही कहना था कि आगे से इतना टफ पनिशमेंट ना दिया जाए, पनिशमेंट दिया जा सकता है, ऐसा बोला। हाँ, और मुझे खुद भी लगता है कि हाँ, लड़कियों के लिए पनिशमेंट जो थोड़ा ज़्यादा टफ जरूर था, लेकिन वो एक बार भी अगर सॉरी बोल देती तो शायद वो पनिशमेंट उसको नहीं करना पड़ता। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर एनएचएम संविदा कर्मी और बिहार में गिर रहे पुल पुलिया के बारे में जानकारी दी।